मैं जब नई नई शादी कर इस घर में आई थी तब मैंने एक सपना संजोया कि मैं एक अच्छी और आदर्श पत्नी व बहू बनकर होंगी। हर हालात का सामना करने के लिए मैं तैयार थी। 2 दिनों में ही घर में सबने कहना शुरू कर दिया, बहू तो बहुत अच्छी है। इन्होंने भी कहा, शुदा तुम बहुत अच्छी हो। मैं इस अच्छी शब्द को अपने साथ बनाए रखना चाहती थी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अच्छी कहलाने के लिए सारी कोशिशें करती थी। मैं अपनी आदत से भी मजबूर थी। दूसरों को खुश रखने में मुझे संतोष मिलता था। मैं सुबह जल्दी उठ जाती, सारे घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, पानी भरना, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करना। इतना काम हो जाने तक सब उठ जाते थे। फिर मैं जल्दी जल्दी रसोई घर में चाय नाश्ते की तैयारी में जुट जाती। सभी को अलग अलग तरह का नाश्ता पसंद था। कोई कुछ खाने की फरमाइशें करता तो कोई कुछ, और फिर मैं नाश्ता टेबल पर रखती और फिर सबको बुलाती। सासू माँ नहा धोकर पूजा कर रही होती। मैं सबको आने के लिए कहकर रसोई में वापस आ जाती। नाश्ता बनाने के बाद ही मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती। खाना बनाने के बाद फिर दौड़कर अपने बेडरूम में आती और इनके ऑफिस के कपड़े निकालती। पैंट शर्ट, रुमाल, जूते, मोजे, तौलिया सब जगह पर रखती। फिर जल्दी से इनका टिफिन तैयार करती। तब तक सब नाश्ता करने के लिए आ जाते। सब खुश होकर नाश्ता करते और मेरी बहुत तारीफ करते। ससुर जी कहते, बहू तुम बहुत ही लाजवाब हलवा बनाती हो। सासू माँ कहती, बेचारी सुबह से ही काम में लग जाती है। ननंद, देवर और खुद मेरे पति भी मेरी तारीफ किए बिना नहीं रहते। धीरे धीरे मेरे नाम के साथ अच्छी और आदर्श शब्द जुड़ गया। यह शब्द मुझसे छीन न लिया जाए, इसलिए मैं सबकी बहुत सेवा करती, सबको खुश रखती। मगर इस भाग दौड़ में मैं बुरी तरह से थक जाती। इनके ऑफिस चले जाने के बाद सासू माँ सत्संग में चली जाती, ननंद व देवर कॉलेज। मैं घर में ही अकेली रह जाती। फिर कपड़ों का घाट लगाती, घर भर के कपड़े धोती। फिर दोपहर को सबको गरम गरम खाना, शाम को फिर वही चाय नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सिलसिला चलता रहता। रात को जब बिस्तर पर जाती तो थक कर चूर हो गई होती, पैरों के तलवे दुख रहे होते। तब ये मुझसे कहते, सुधा तुम सचमुच महान हो। घर के सारे काम तुमने अपने ऊपर ले लिए हैं। माँ और पिताजी तुमसे इतने खुश है कि तुम्हारा गुणगान गाते नहीं थकते। सच में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिलेगी। इतना सुनते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है और मैं प्यार से उनके गले लग जाती। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो भी मैं सब कुछ करती रही, सब वैसे ही चलता रहा। फिर मेरा पहला बेटा हुआ नवनीत, प्यारा सा नन्हा सा। उसे पाकर मुझे जैसे जन्नत मिल गई। अब मेरा काम दुगुना हो गया। फिर भी मैंने कभी उफ तक नहीं की, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बीच मेरी सेहत गिरती चली गई। अपना ध्यान रखने का वक्त ही नहीं कहाँ था मेरे पास। फिर 2 साल के बाद प्रदीप और उसके 3 साल बाद जयंती। इस तरह मैं 3 बच्चों की माँ बन गई। कभी कभी मुझे याद आता, शादी के बाद कितने अरमान थे मेरे, कितने सपने देखा करती थी कि मैं इनके साथ कहीं घूमने जाऊंगी, खूब हंसेंगे, मस्ती करेंगे, फिल्में देखेंगे, सैर सपाटा, ना कोई डर ना कोई चिंता। पर वह सब कहाँ। सपनों का नरम बिछोना हकीकत की कठोर धरती पर बिछा हुआ था। मैंने ना तो कभी इनसे अपने अरमानों की बात की, क्योंकि मुझे डर था कहीं वह यह ना कहे कि इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। घूमने, सैर सपाटे, फिल्में देखने में खर्चे क्या कम होंगे। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्च उठाता हूँ। और तुम हो कि मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए हमेशा चुप रही। हम दोनों अकेले कभी कहीं भी घूमने नहीं गए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। इधर सास ससुर भी बूढ़े हो चले थे और बीमार रहने लगे थे। मैंने उनकी जी जान से सेवा की, पर वह हमारा साथ कब तक देते। आखिर दोनों एक एक करके हमारा साथ छोड़कर चले गए। फिर हमने ननंद की शादी की। मैंने अपने दहेज का सारा सामान उसे दे दिया। सब नया नया वैसा का वैसा ही रखा था। यह देखकर मेरी ननंद रो पड़ी और बोली, भाभी तुम कितनी अच्छी हो, कितने बड़े दिल की हो। हमने अपने देवर को पढ़ाया लिखाया और लायक बनाया। फिर उसकी भी शादी की। गीता आई मेरी देवरानी बनकर। मैं उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। वो मेरी इज्जत करती थी। मैंने सोचा था शायद अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, पर ये क्या। जैसे ही गीता ने रसोई में आकर सब्जी काटने के लिए चाकू उठाया, देवर जी पीछे पीछे आए और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगे और बोले,
तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी के जैसा अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो जिंदगी भर उन्हीं के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। क्यों भाभी? मैं मुस्कुराकर बात को हंसी में टाल गई। फिर तो गीता कभी मेरी मदद के लिए रसोई में नहीं आती थी। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी इच्छा होती थी कि कभी आराम करूँ, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। गीता हमेशा अपनी सहेलियों से यही कहती, भाभी बहुत अच्छी है, मुझे तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। मैं सबका पूरा ख्याल रखती, कब किसे क्या जरूरत है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है। बच्चे हमेशा प्यार करते हुए मेरे गले से लग जाते और कहते हैं, माँ तुम कितनी अच्छी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। मेरी बेटी ने भी कभी कोई काम सीखने में दिलचस्पी नहीं ली। बचपन से ही आदत जो पड़ गई थी माँ पर निर्भर रहने की। हाँ, जब कभी मैंने खास किसी काम के लिए कहा तो जरूर ही उसने मेरी मदद की। बेटे तो फिर बेटे थे, वह तो राजकुमारों की तरह रहते थे और मैं भी उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। बेटी जब बड़ी हुई तो हमने उसकी शादी कर दी। वह अपने ससुराल चली गई। बेटे नए जमाने के थे। बड़े बेटे नवनीत ने अपनी पसंद से दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली कि अब तो मेरी बहू आ गई है। जिंदगी की इस आपदा पीछे थोड़ी राहत मिलेगी। मगर उस वक्त मेरे दुख की सीमा नहीं रही जब देवर जी की बातों को मेरे बेटे ने भी दोहराया। शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन रेखा को काम करते देखकर वह बोला, ये क्या रेखा, तुम काम कर रही हो, तुम आराम से बैठो, अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है और माँ है ना, उनके होते हुए हमें किस बात की चिंता। फिर भी रेखा ने कुछ बोलना चाहा, मगर नवनीत उसको पकड़कर रसोई से बाहर ले गया। अब मेरा सास का भी एक अच्छा और आदर्श रूप बन गया था। हालांकि रेखा बुरी नहीं थी, पर जब पति खुद काम करने से मना कर रहा है तो वह भी निश्चित हो गई। फिर भी वक्त का इंतजार किया। प्रदीप की शादी कर दी। फिर मैंने सोचा अब तो मुझे कुछ राहत मिलेगी, कोई तो मेरा साथ देने वाला होगा। पर थोड़े समय बाद प्रदीप की पत्नी मधु भी रेखा के रूप में ही ढल गई। रेखा को काम ना करता देखकर मधु भी काम नहीं करती थी। घर का माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि सब मुझ पर ही निर्भर थे। मैं ना देखूं तो काम नहीं होता था। मैंने सोचा चलो बच्चे हैं, घूमने फिरने की उम्र है उनकी, आखिर मैंने अपने अरमान दबाए ही तो थे। जिस चीज़ से मैं वंचित रही, कम से कम मेरे बच्चों को तो उसकी कमी ना खले। मुझे तो मालूम था नई नई शादी के बाद क्या क्या अरमान होते हैं। वक्त बीतता, बेटों के बच्चे भी हुए, मैं दादी भी बन गई, सारे बच्चे भी मेरे आगे पीछे ही घूमते। सच पूछो तो मैंने ही सबको पाला। बहुएं मेरा गुणगान गाते नहीं थकती थी। फिर ये रिटायर हो गए और अपना समय दोस्तों के साथ बिताने लगे, पर मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। उस दिन की घटना को मैं कभी नहीं भूल पाती। मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, बहुत तेज बुखार था मुझे। हफ्ते भर मैं बिस्तर पर पड़ी रही। उस एक हफ्ते सारी जिम्मेदारियां बहुओं के ऊपर आ पड़ी। 2 दिनों में ही वे बुरी तरह से खींच उठी। दोनों बहुएं किसी बात को लेकर आपस में ही उलझ गई। उन्हें समझाने बुझाने के बाद मेरा बेटा नवनीत मेरे पास आकर बोला, माँ इन लोगों से कोई काम नहीं हो सकेगा, क्यों ना हम कोई नौकर रख ले। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। इतने सालों से सब कुछ मैं कर रही थी, आज जब 2 दिनों के लिए काम इन लोगों पर आ पड़ा तो नौकर रखने की बात कर रहे हैं। पर मैंने सिर्फ इतना कहा, रहने दो बेटा, जरा अच्छी हो जाऊं, 2 दिनों के बाद मैं खुद ही संभालूंगी। और 2 दिनों के बाद फिर सब पहले जैसा ही हो गया। अचानक एक दिन सुबह बैठे बैठे ही मेरी जिभ लड़खड़ाने लगी। बोलती कुछ थी, निकलता कुछ था। मैं खुद हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। शाम होते होते मेरा पूरा बायां हिस्सा सुन्न हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। सब जांच करने पर पता चला मुझे लकवा मार गया है। पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, सबने मुंह क्यों लटका रखे हैं, भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। पर मजबूरीवश मैंने बिस्तर पकड़ लिया, अपना काम करने लायक भी नहीं रही। यह देखकर दोनों बहू के चेहरे उतर गए। कुछ दिनों तक तो सबने खूब सेवा की, फिर धीरे धीरे सब अपनी अपनी दिनचर्या पर उतर आए। मैं सुबह से दोपहर तक भूखी प्यासी लेटी रहती। किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। घर में एक तनाव सा छा गया था। दोनों बहुओं का आपसी दिखावे का प्रेम अब लड़ाई झगड़े में बदल गया। आखिर पत्नियों की तकरार से तंग आकर
मेरे बेटे अलग हो गए। मेरी हालत को देखकर मेरे बेटे जीते जी ही संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। सीधे मुंह कोई नहीं कह पाता, पर उनकी बातों से मुझे समझ में आ जाता है। मेरी बेटी भी आई मुझसे देखने, पर वो पराए घर वाली है, कितने दिन रहती। बड़ा बेटा चाहता है कि मैं छोटे के पास रहूं, और छोटा बेटा चाहता है मैं बड़े बेटे के पास रहूं। मेरे पति रात को अक्सर पूछते, कोई तकलीफ हो तो बता देना। शारीरिक तकलीफ हो तो मैं सह सकती हूँ, पर मुझे इस रोग ने जिंदगी की कड़वी सच्चाई से वाकिफ कराकर जो मुझे मानसिक अशांति दी है, वह मुझे सहन शक्ति से बाहर है। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस अच्छी और आदर्श शब्द से मैं बरसों चली गई हूँ। मेरे अच्छे होने का फायदा घर के एक एक सदस्य ने उठाया है। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधे अच्छी और आदर्श शब्दों के पीछे भागती रही और सबने मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए जिया है, और आज जब मैं अपनी ज़िंदगी की इस कगार पर खड़ी हूँ, तो मेरे अपने कहलाने वाले सारे चेहरे मुझे अजनबी से लग रहे हैं। क्या मेरे 2 बेटे बहुएं, पोते पोतियाँ, बेटी देवर देवरानी, ये सब मिलकर भी मुझ अकेली का बोझ नहीं उठा सकते? मेरा हर बेटा चाहता है कि माँ को दूसरा बेटा ले जाए। बेटी ससुराल की दुहाई देकर चली गई। मेरे पति भी मेरे पास बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। कितना मतलबी है यह इंसान, सिर्फ अपना सुख देखता है। आज एक प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा है, क्या मुझे भी चाहे थोड़ा सा ही सही सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए था? क्या अपना जीवन दूसरों के लिए जीकर मैंने गलती की, या फिर ये सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।